हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेन आकाश। जैसा कि मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मेरी जो वीडियो आने वाली है सांख्यिकी से यानी स्टैटिक्स से, तो वीडियो अब आपके लिए हाजिर है। तो आप देखिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो बंद चलते हैं आगे। सांख्यिकी के बारे में बताया था, तो देखिए सांख्यिकी का जो मतलब होता है वो आंकड़ों का अध्ययन कर उपयोगी सूचना प्राप्त करना और भविष्य के संभावित परिणामों का अनुमान लगाना। इसका मतलब ये है कि जो भी आपको क्वेश्चन में आंकड़े दिए जाएं उनका आप पहले अध्ययन करें, उसका उपयोगी सूचना उनसे जो आपको उपयोगी सूचना मिले उसका यूज करना, यानी कि उसका यूज करके आप संभावित परिणामों का अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम सांख्यिकी को आगे चलते हैं। इसका जो आवश्यकता होती है वो ये होती है, आप कोई भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं, गणनाएं होती हैं, उनको एक स्पेसिफिक तरीके से उनके लिखना, स्पेसिफिक तरीके से उसको सेट करना, ये सब आता है इसमें। ठीक है, तो बने रहिए। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपकी 9th 10th क्लास में आता है, 11th के मैथ में भी आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप बने रहिए इसी पे। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी। इसके अलावा आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी इसका ये पूछा जाता है, तो बने रहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरियत लगेगा लेकिन आगे चल के एकदम समझ में आएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए इसमें आंकड़ों का संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है इसके बारे में बता दूं मैं। तो देखिए आंकड़ों का संग्रह को हम दो प्रकार से जान सकते हैं। एक होते हैं प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डाटा, दूसरा है द्वितीयक आंकड़े अथवा गौण आंकड़े या सेकेंडरी डाटा। तो देखिए प्राइमरी डाटा क्या होता है, जब कोई प्रेक्षक या अनुसंधानकर्ता किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य या योजना को ध्यान में रखकर आंकड़ों का संग्रह स्वयं करे तो इस प्रकार के आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। यानी कि कोई भी जो भी प्रेक्षण कर रहा है, कोई स्टूडेंट है या फिर कोई भी शोध करता है या फिर अनुसंधान करता है, जो खोज कर रहा है, वो इन आंकड़ों को स्वयं प्राप्त करे, स्वयं इनकी खोज करे या इकट्ठे करे। तो इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं इनको प्राइमरी आंकड़े बोलते हैं। इसके अलावा आगे जो आते हैं वो आते हैं आपके द्वितीय आंकड़े अथवा गौण आंकड़े। तो देखिए सेकेंडरी डाटा क्या होता है, वह आंकड़े जिन्हें स्वयं एकत्रित न करके अन्य किसी माध्यम से एकत्रित किया जाए, वह अपने उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जाए, गौण आंकड़े तथा द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि कोई भी इंसान है, यानी कि जैसे कि आपके जनगणना कराई सरकार ने, तो जनगणना कराने से जनगणना की किसी और ने और उसका इस्तेमाल कर रहा है कोई और। ठीक है, यानी कि उनसे बहुत सारी सूचनाओं को प्राप्त कर रहे हैं वो, कि एक साल में कितने लोग बढ़े, कितने महिलाएं बढ़ी, कितने पुरुष बढ़े, कितने बच्चे बढ़े। तो ये सब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ऐसे ही मतलब अपना दिमाग लगाया जाता है। यानी कि तो इस प्रकार से प्राप्त आंकड़ों को क्या कहेंगे हम, द्वितीयक आंकड़े अथवा गौण आंकड़े, जिनको इंसान स्वयं ने प्राप्त करके किसी के थ्रू प्राप्त करवाए, किसी के द्वारा प्राप्त करवाए। तो इस प्रकार के प्राप्त आंकड़ों को हम द्वितीयक आंकड़े अथवा गौण आंकड़े अथवा सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। इसके बाद चलते हैं हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये डाटा। ठीक है, यानी कि जो भी डाटा है उसको रिप्रेजेंट हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताया जाएगा आपको। तो देखिए नंबर 1 पे आता है, पहले इनको समझ लें। आंकड़ों को सारणी के रूप में रखने की प्रक्रिया को आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है उनको देख लीजिए। यदि आंकड़े किसी क्रम में न होकर बिखरे हुए रूप में होते हैं तो ऐसे आंकड़ों को यथा प्राप्त आंकड़े या अपरिष्कृत आंकड़े या अवर्गीकृत आंकड़े कहा जाता है। यानी कि जिनका कोई भी ग्रुप न बना हुआ हो, जैसे कभी 25, 30, 45, 50, 68, 70, 85 ऐसे रखे हुए हैं, यानी कि सीक्वेंस ऐसे लाइन में हैं लेकिन उनका कोई भी सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, न तो जैसे कि किसी बढ़ते हुए क्रम में हो या घटते हुए क्रम में हो या सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो, इस प्रकार से कोई भी ग्रुप तरीका नहीं बना हुआ हो, तो इस प्रकार से बने हुए आंकड़ों को हम क्या बोलते हैं, अपरिष्कृत आंकड़े या अवर्गीकृत आंकड़े या कहा जाता है। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं हम थोड़ा, तो आगे की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अब आगे हमने एक क्वेश्चन लिया है तो इसी पे बात कर लेते हैं हम, जिसमें आपको बहुत सारी सूचना मिलेगी। ठीक है, तो देखिए किसी विद्यालय की एक कक्षा के 30 छात्रों के अनुक्रमांकों के अनुसार गणित की मासिक परीक्षा में पूर्णांक 50 में से प्राप्त निम्नलिखित है। यानी कोई भी एक विद्यार्थी है
मतलब कोई एक विद्यालय है जिसमें कक्षा 8 की बात की गई है। इसमें कक्षा 8 के 30 छात्रों के अनुक्रमांकों के अनुसार गणित की मासिक परीक्षा 50 अंकों में से प्राप्तांक निम्नलिखित है। यानी कि 50 नंबर का कोई भी पेपर हुआ है वो है गणित का पेपर, ठीक है। कक्षा 8 में विद्यार्थियों की संख्या है 30, जिसमें प्राप्तांक इतने हैं उनके, यानी कि किसी ने 41 प्राप्त हुए किए, दूसरे ने 33, तीसरे ने 19, चौथे ने 21, पाँचवें ने 33, छठवें में ने 5, सातवें में ने 1, यानी इसी तरीके से उन्होंने नंबर प्राप्त किए, ठीक है। अब हम इनको क्या करते हैं, एक तरीके से रोल नंबर के अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, यानी कि रोल नंबर या अनुक्रमांक के हिसाब से हम इन्हें रखेंगे। तो देखिए हमने ये रख दिए यहाँ पे, यानी रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, क्योंकि टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 यानी 30 है। तो उसके बाद उनके जो प्राप्तांक है, जो उन्हें नंबर मिले, वो हमने यहाँ पे नोट कर दिए हैं सभी के, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने सारणी बनाई। तो इसको कहेंगे हम अवर्गीकृत आंकड़े अथवा असंसाधित आंकड़े, यानी कि ये एक तरीके से बस हमने जो रोल नंबर के हिसाब से थे वो रख दिए हैं उनके नंबर। इसके बाद हम इन्हें और भी अच्छे तरीके से रख सकते हैं, तो उनका जो प्रकार है वो आगे आपको बताया जा रहा है। देखिए हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड जानना होता है कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। तो इसमें किसका कौन सा सीक्वेंस है क्लास में, यानी कि कौन कौन से नंबर पे आ रहा है, कोई कौन से नंबर पे आ रहा है, ये हम कैसे चेक कर पाएंगे, इसमें सबको ढूंढना पड़ेगा। तो हम इस सब से बचने के लिए अच्छे तरीके से रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, तो देखिए एक तरीका आपका है आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में प्रस्तुत करना, ठीक है। आरोही क्रम जो होता है वो बढ़ता हुआ क्रम होता है, अवरोही क्रम जो होता है वो घटता हुआ क्रम होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले आरोही क्रम की। तो आरोही क्रम में रखने पर क्या होगा, इसको इंग्लिश में हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर या बढ़ता हुआ क्रम, इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इनको रखा असेंडिंग ऑर्डर में, तो 0 1 1 5 5 8 10 12 12 12 12 17 17 17 19 19 19, इस प्रकार से हमने इनको बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट है वो भी 41 नंबर आया, सेकंड के 40 नंबर 41, थर्ड के 41, इस प्रकार से आप चेक कर पा रहे होंगे। यानी कि आप यहाँ से आप बता सकते हो किसी भी स्टूडेंट को देखकर कि वो कौन से स्थान पर है, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं। अब हम अवरोही क्रम की बात करें, तो अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसकी बात करें तो हम इसमें क्या होता है, इसमें संख्या ज्यादा संख्या से नीचे की तरफ चलते हैं, यानी घटते हुए क्रम में। तो देखिए 41 41 41 40 39 33 33, इस प्रकार से घटता हुआ क्रम है ये, ठीक है। तो ये क्या क्रम हो गया आपका, घटता हुआ क्रम, इसे बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से भी आप देख पा रहे होंगे ये सब फर्स्ट होंगे, इसके बाद ये सेकंड थर्ड, इस तरीके से हम यहाँ पे उस कोई भी स्टूडेंट है उसकी पोजीशन ज्ञात आराम से कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम आपके लिए और बताने के लिए। देखिए दोस्तों अब हमने इसको इस प्रकार से रखा है, ठीक है। अब हम इसमें भी, उसमें बहुत ज़्यादा लिखना था, अब हम इसमें इस तरीके से हम इसको टेबल बनाई गई है, आप देख पा रहे होंगे कि जो जितने नंबर जितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं उस हिसाब से हमने रखा है। जैसे कि 1 नंबर 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया, टैली चिन्ह बोलते हैं इसको, जो प्रदर्शित करेगा कि कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए टैली चिन्ह 2 बता रहा है, ये 2 विद्यार्थियों ने आपके कितने नंबर प्राप्त किए, 1 नंबर प्राप्त किया है। 5 कितनों ने प्राप्त किए, 2 दिखा रहा है, तो 2 विद्यार्थियों ने आपके 5 नंबर प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार 8 नंबर 1 विद्यार्थी ने, यानी 1 दिखा रहा है, 1 विद्यार्थी ने प्राप्त किया। 10 नंबर 1 विद्यार्थी ने प्राप्त किया है। 12 नंबर आपके 4 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, इस तरीके से लिखेंगे हम उसको 4 को, ठीक है। 17 नंबर प्राप्त किए हैं, वो 3 विद्यार्थियों ने किए हैं, ठीक है। 19 नंबर 4 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। 21 नंबर 4 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। 25 नंबर 1 विद्यार्थी ने प्राप्त किया है। 33 नंबर 3 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से हम इनको सभी को निकाल लेंगे। अगर आप चाहें कि ये कैसे किया, तो देखिए ये जो भी रिपीटेबल नंबर थे वो हमने ऐसे रख दिए, यानी कम स्थान में ही टेबल को बना लिया गया है, ठीक है। यानी कि एक सीक्वेंस बन गया, जितने रिपीटेबल यानी जिनकी बारंबारता यानी कि वो रिपीट हो रहे हैं नंबर, उनको क्या है एक ही बार में खत्म,
एक ही बार लिखा खत्म, यानी 1 नंबर प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी हैं, एक ही कॉलम में खत्म। 5 नंबर प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 2 हैं, एक ही बार में खत्म। इस तरीके से हमने लिख दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो छात्रों की संख्या है वो आप काउंट कर सकते हो, 2 2 4 5 6 6 4 10 और 3 13 4 17 4 21 1 22 और 3 25 और 2 25 2 27 और 3 30। इस प्रकार से आप स्टूडेंटों की संख्या भी आप पता चल गई होगी कि 30 है, जो 30 थी। तो अब हम इसमें एक चीज़ और बताते हैं आपको, मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह के बारे में थोड़ी सूचना दे दें, जो हमने ये लिखा है उसी प्रकार से। देखो, एक को जो हम इस तरीके से एक ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा हम एक को प्रदर्शित करेंगे, 2 ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा हम 2 को प्रदर्शित करेंगे, 3 ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा 3 को, 4 ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा हम 4 को, और इसी प्रकार से हम 5 को इस तरीके से, ये थोड़ा गलत हो गया है, ऐसे होगा तो हम 5 को इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। 5 तक ही इसमें प्रदर्शित करते हैं, उसके अलावा हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हम इसी जो हमने ये इस प्रकार से लिखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका सारणी का नाम क्या होगा, तो सुनिए, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, असतत बारंबारता बंटन, खंडित बारंबारता बंटन। इसके 3 नाम है, यानी कि तीनों एक ही हैं। एक तो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, एक असतत बारंबारता बंटन और तीसरा है खंडित बारंबारता बंटन। यह विधि तब उपयुक्त होती है जब आंकड़ों के मानों की अत्यधिक पुनरावृत्ति होती है तथा आंकड़ों के मानों के मध्य अंतर बहुत कम होता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार की विधि को हम कब यूज करेंगे, आप देख लें एक बार। ये नंबर है सारे, ये स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। इस प्रकार की विधि का हम प्रयोग कब करेंगे, यदि जब आंकड़ों के मानों की अत्यधिक पुनरावृत्ति, यानी बार बार वही आंकड़े आए। जैसे कि आपने यहाँ पीछे देखा था कि बार बार आपका कितना आ रहा था, ये 4 बार ये हो रहा था ना, 4 स्टूडेंट है, यानी कि 21 21 21 21 4 बार लिखा जा रहा था। तो बार बार उनका रिपीटेशन होता है, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये विधि कौन सी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो विधि है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन या असतत बारंबारता बंटन विधि या खंडित बारंबारता बंटन विधि। तो हम इस बार को पुनरावृत्ति हो तथा आंकड़ों के मानों के मध्य अंतर भी क्या हो, बहुत कम हो, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अब आगे हम। देखिए दोस्तों, अगला जो प्रकार है वो आप देख लीजिए यहाँ पे। अगला जो प्रकार है आपका वो है वर्ग या वर्ग अंतराल रूप में, यानी कि हमने सारणी बनाना सिखा दिया। पहले तो नॉर्मली था, उसके बाद हमने आपको बताया कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखें। उसके बाद हमने बताया आपको बारंबारता, यानी कि बारंबारता बंटन या असतत बारंबारता बंटन के बारे में बताया, सारणी के बारे में। उसके बाद है आपकी वर्ग या वर्ग अंतराल के रूप में सारणी। ठीक है, वर्ग या वर्ग अंतराल के रूप में सारणी किस प्रकार की होती है, आप देख पा रहे होंगे। तो देखो, अब हम क्या करते हैं कि प्राप्तांक वर्ग टैली चिन्ह छात्रों की बारंबारता, ठीक है, इसको कर दिया। अब हमने यहाँ पे इस प्रकार का ग्रुप बना लिया है, वर्ग या ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, ग्रुप अंतराल की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 से लेके 10 अंक तक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को हमने इस ग्रुप में रख लिया है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट कितने हमारे 6, हमने बताया था 5 को ऐसे लिखेंगे और एक तो ऐसे है ही है, तो इसको हम बोलेंगे 6। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक प्राप्त करने वाले स्टूडेंटों को हमने यहाँ पे लिखा है, तो वो ऐसे स्टूडेंट हमारे 11 हैं। उसके बाद 21 नंबर से लेकर 30 नंबर तक प्राप्त करने वाले स्टूडेंटों को हमने यहाँ लिखा है, 5 हैं ऐसे 21 से और 30 के बीच में प्राप्त करने वाले 5 स्टूडेंट है। उसके बाद 31 से लेकर 40 तक स्टूडेंट है, उनको हमने यहाँ लिख दिया है। ऐसे स्टूडेंट भी 5 हैं आपके, 5 को इस प्रकार लिखेंगे। 41 से लेकर 50 नंबर तक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट आपके 3 हैं, तो हमने यहाँ पे 3 को भी लिख दिया है। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें एक बात और बता दें हम कि जो 1 है उसे हम बोलेंगे आपकी क्या, लोअर लिमिट, और 10 को बोलेंगे उच्च लिमिट या अपर सीमा। ठीक है, 1 जो है वो निम्न लिमिट या लोअर लिमिट, और 10 को बोलेंगे अपर सीमा या उच्च सीमा। ऐसी 11 और 20 को देखें तो 11 लोअर लिमिट, 12 होगी आपकी उच्च सीमा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इनको देख पा रहे होंगे। देखिए, निम्न सीमा और उच्च सीमा, 1 जो है वो निम्न सीमा है, 10 उच्च सीमा है, 11 निम्न सीमा, 20 उच्च सीमा। इसी प्रकार 21 जो है वो निम्न सीमा और 31 उच्च सीमा। इसी प्रकार से लिखा हुआ है, आपको देख पा रहे हो यहाँ पे। तो इस प्रकार से उच्च सीमा निम्न सीमा को आप समझ गए होंगे। इसके आगे चलते हैं हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण की उक्त विधियों को।
इसको हम बोलते क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है टेबल का, तो ये आप देख लीजिए वर्ग या वर्ग अंतराल रूप है वैसे तो, लेकिन एक्चुअल में इस टेबल का नाम क्या है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब वर्गीकृत बारंबारता बंटन, सतत बारंबारता बंटन या अखंडित बारंबारता बंटन, तो देखिए इसका मतलब ये है कि वर्गीकृत, वर्गीकृत मतलब इनके एक ग्रुप बन गया, 1 से लेकर 10 का ग्रुप, 11 से 20 का, 21 से 30 का, 31 से 40 का, 41 से 50 का, एक ग्रुप टाइप बन गए हैं, ये एक प्रकार से ग्रुप बन गए हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं हम इसको वर्गीकृत, यानी कि इनका एक क्लासिफिकेशन हो गया, एक तरीके से इनकी ग्रुपिंग हो गई है, ठीक है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन, उसके अलावा सतत बारंबारता बंटन बोला, सतत क्यों है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक के, उसके बाद 11 से 20, 20 के बाद 21 से 30, फिर 31 से 40, यानी कि कोई भी गैप नहीं है इसमें, ठीक है, कोई भी इसके अंदर क्या नहीं है, गैप नहीं है, कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सतत बारंबारता बंटन, यानी कि सतत कंटिन्यूअस बारंबारता बंटन, ठीक है। तो इसके बाद हम बोलते हैं अखंडित बारंबारता बंटन, खंडित और अखंडित, अखंडित का मतलब ये है जिसका कोई खंड नहीं हो रहा है, यानी कि कंटिन्यूसली चल रहा है, कोई भी खंड नहीं हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे इसको अखंडित बारंबारता बंटन, ठीक है। इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट बात की एक उसकी बात करें तो देखिए पर्सर, पर्सर क्या होता है, पर्सर को इंग्लिश में बोलते हैं हम रेंज, रेंज क्या होती है, जो निम्नतम सीमा है, यानी कि जो सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे बड़ी इकाई है, इन दोनों के मध्य का जो अंतर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी पर्सर बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पर्सर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या है माइनस कर दो उसमें से सबसे छोटी संख्या, तो ये क्या होगी आपकी पर्सर। जैसे कि 41 माइनस 1 बराबर 40 आंकड़ों का पर्स है, यहाँ पे देख रहे हो 41 माइनस 1, आप यहाँ देख लो 41 माइनस 1, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 50 तक है, तो 50 माइनस 1 करोगे तो 49 आएगा इसका, तो लेकिन मैंने एक वैसे ही रख लिया है कि 41 माइनस 1 बराबर 40 आंकड़ों का पर्स, इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, आगे आपकी बहुत सी बातों को क्लियर करने के लिए हमने एक और क्वेश्चन लिया है, जैसे कि वन महोत्सव, क्वेश्चन का नाम पढ़ लीजिए आप, जिससे आप बहुत सी बातें और जो नई है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएं। आई होप आपको पीछे वाला पूरा समझ में आया होगा। आगे की बात कर रहे होंगे हम, तो देखिए क्वेश्चन है, वन महोत्सव के दौरान, यानी कोई भी वन महोत्सव होता है उसके दौरान 100 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए गए, यानी कि 100 विद्यालय हैं और प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे हम लगाए जा रहे हैं, यानी कि ठीक है। तो लगाए गए पौधों में से 1 महीने बाद बच गए पौधों की संख्या निम्न है, यानी बच गए पौधों की संख्या से मतलब ये है कि 1 महीने बाद उन सभी को देखा गया तो कुछ पौधे गल गए, कुछ मर गए, कुछ क्या हो गया, लेकिन जो बचे पौधे जो सेफ साइड हैं, यानी कि जो जिंदा हैं, जो एक तरीके से बहाल हो गए, उन पौधों की संख्या के बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा, तो आप बने रहिए। देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सभी पौधों का जो बचे हुए पौधे हैं उन सभी के बारे में बताया, ये आंकड़े दिए गए हैं। बचे हुए का मतलब है कि जो पौधे सक्सेस हो गए, यानी कि वो हो गए, ठीक है, बहाल हो गए, ठीक है, अपने स्वस्थ और अच्छी स्थिति में है, उन पौधों का विवरण दिया गया है। किसी विद्यालय में 95 पौधे ऐसे हैं जो बहाल हैं, स्वस्थ हैं, 67 ऐसे हैं जो बहाल हैं, सक्सेस हैं, 28 ऐसे हैं जो बहाल हैं, सक्सेस हैं। इस तरीके से सभी 100 विद्यालयों ने क्या दिया है, ये अपना अपना सूचना दी है, अपनी अपनी, यानी कि जो एस्टीमेट बना के दिया है कि इस प्रकार से हमारे जो कॉलेज में, विद्यालय में इतने पौधे ठीक है, इतने ठीक है, सभी ने अपना अपना ब्यौरा दिया है। तो आगे चलते हैं हम इसमें। तो देखिए सबसे छोटी संख्या, देखो इसमें जो सबसे छोटी संख्या आई है वो है आपकी 23, ठीक है, 23 जो संख्या है वो सबसे छोटी संख्या है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें वो है आपकी 98। तो 98 में देख के बताऊँ आपको कहाँ है, 93 हो गया, देखो 1 मिनट देखते हैं, 93, 98 ही है, 98, ठीक है, 96, 98 से बड़ी भी कोई भी संख्या इसमें नहीं है, 98 सबसे बड़ी संख्या है।
तो देखिए अब हम इसमें बात करते हैं कि छोटी, हमने बताया था परसर कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 98 है, 98 में से 23 को घटाएंगे तो आपके मिलेंगे आपको 75, यानी कि यही आपका क्या होगा, परसर होगा। तो अब हम यहाँ पे इस प्रकार से इस परसर को 20 से अब हम मान के चलते हैं ग्रुपिंग के लिए कि हमारा जो परसर है यानी रेंज है हमारी 75 निकल के आई है, यानी कि 75 उसमें हमारी क्वांटिटी है। लेकिन अब हम इसको ग्रुपिंग के अलावा ग्रुप मान के एक तरीके से ऐसे चलते हैं कि हम इसको 20 से लेके 100 तक लेके चलते हैं, 20 से 100 तक मानते हुए, यानी कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 10-10 के ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, ग्रुपिंग के लिए, ग्रुपिंग सारणी बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया 10-10 के ग्रुप बनाए, यानी कि 20 से लेके 29 और 30 से लेके 39, 40 से लेके 49, 50 से लेके 59, 60 से लेके 69 यानी कि 69, 77 से लेके ये होंगे 79 और 80 से लेके 89, 90 से लेके 99। तो ये इस प्रकार से हमने इनको क्या कर लिया, लिख लिया, ठीक है। अब हमने एक रेंज बना दी, यानी कि किसी स्कूल में किसी विद्यालय में 20 से लेके 29 तक पौधे क्या हैं, जीवित है। तो ऐसे विद्यालय कितने, 3। उसके बाद जिन विद्यालयों में 30 से लेकर 39 तक पौधे जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, वो ऐसे विद्यालय कितने, 14। उसके बाद 40 से लेकर 49 तक जितने विद्यालयों में स्वस्थ पौधे हैं वो कितने, ऐसे विद्यालय 12 हैं। 50 से लेकर 59 तक जितने स्वस्थ पौधे हैं जिन विद्यालयों में, वे ऐसे विद्यालय हैं 8। 60 से लेकर 69 तक जो पौधे ठीक ठाक है वो है 18। इस प्रकार से पूरा ब्यौरा दे दिया है हमने स्कूलों का कि कितने स्कूलों में कितने से लेके कितने तक पौधे स्वस्थ हैं। तो यहाँ पे इनका आप टोटल करोगे तो 100 आ रहा है आपका, ठीक है। यानी कि आप गिन पा रहे होंगे कि टोटल जो आपके जो विद्यालय हैं या स्कूल है वो कितने, 100। तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लिया गया है, तो आप इस बात को ध्यान में रखें। तो अब हम इसकी भी एक वर्ग बनाने की कुछ शर्तें हैं, उनको बता दूं मैं यहीं पे। तो देखिए वर्ग ना तो बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, यानी कि जो आप वर्ग बना रहे हो यानी कि एक ग्रुप बना रहे हो उनका, वो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जैसे कि 20 से लेकर 100, 20 से लेकर 100 का ग्रुप या 20 से 50 का ग्रुप, इस प्रकार का कोई ग्रुप न होना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा ही संख्याएं आ जाएं, और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए जैसे कि 20 से लेकर 23 का हो, तो ये बहुत छोटा ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ग्रुप की जो लिमिट होनी चाहिए वो 5 से लेकर 15 तक की होनी चाहिए, यानी किसी भी ग्रुप में 5 क्वांटिटी आ जाए, ठीक है, या 15 आ जाए, इनके बीच में कोई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर जो है नियम है उसका, वो वर्ग ओवरलैप नहीं करने चाहिए, यानी कि ओवरलैप का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 20 है, ये यहाँ पे 29 है, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा ना हो कि यहाँ पे 28 से लेके 39 तक हो, ठीक है, यानी कि 28 आपका यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ये इसका नियम है। तो आगे चलते हैं अब हम इसी में। देखिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अब हम एक और नया क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, वो क्वेश्चन वहीं तक था। इसमें जो पूछा था आपको, यानी कि इनका जो है एक साड़ी बनानी थी, ठीक है, तो वो हम बना चुके हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं, ग्रुप वाली साड़ी बनानी थी जो कि हम बना चुके हैं। तो इसके बाद अब हम अगले कार्यक्रम में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, तो उसकी बात करते हैं हम। तो देखिए निम्नलिखित बारंबारता बंटन साड़ी पर विचार कीजिए जिसमें से एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं, यानी कि कोई भी एक कक्षा है, एक क्लास है, उसमें 38 स्टूडेंट हैं, तो उनके भारों की बारंबारता का हमें क्या करना है, साड़ी पर विचार करना है, यानी कि साड़ी को बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट कितने, 38। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी स्टूडेंटों का जो टोटल सम है वो 38 है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो बच्चों का जो वेट है वो 31 किलो से स्टार्ट होके 75 किलो तक है, ठीक है, 31 किलो से स्टार्ट होकर 75 किलो तक आपका बच्चों का वेट है। तो हमने ये श्रेणी ले ली है यहाँ पे, उसने गिवन है, ये सब डाटा गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में। आप ये ना समझें कि ये हमने अपनी तरफ से लिख दिया है, ऐसा नहीं है, ये सब डाटा उसमें गिवन है, ठीक है, तो दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 31 से लेके 35 का ग्रुप, 36 से लेके 40, 41 से लेके 45, 46 से लेके 50, 51 से लेके 55, यानी कि 31 से 35 तक इनके मध्य में या इतना वेट होने वाले बच्चे हैं 9। 36 से लेके 40 तक जो वेट है ऐसे स्टूडेंट 5 हैं।
41 से 45 तक वाले 14 हैं, 46 से 50 तक के 3 हैं, 51 से 55 तक का 1 है, 56 से 60 तक का 2 है, 61 से 65 तक के 2 हैं, आपके 66 से 70 तक 1 है, 71 से 75 तक 1 है। तो इस प्रकार से टोटल स्टूडेंटों की संख्या 38 है। आप समझ चुके होंगे इस बात को। तो अब हम आगे चलते हैं कि जो बच्चों का जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ना तो 31 से लेके 35 तक आ रहे हो और ना ही 36 से लेकर 40 तक आ रहे हो, यानी कि इनके बीच में ही हो कोई। जैसे किसी का वेट 35.5 है, 35.5 है, तो वो किस में आएगा? ना तो इसमें आया ना इसमें, वो बच्चा भी तो कहीं जाएगा। वैसे तो ये है, लेकिन ऐसा ना हो तब क्या करोगे आप? तो हम इसका एक सॉल्यूशन निकला है। इसमें यही दोष है, एक फॉल्ट है ग्रुपिंग में। तो हम इस ग्रुपिंग को क्या करते हैं, थोड़ा इंक्रीज करते हैं, यानी कि थोड़ा डेवलप करते हैं। आपको पता है ना, सब चीज़, हर चीज़ अपडेट होती है, ठीक है। तो हम थोड़ा क्या करते हैं, इसको अपडेट करते हैं। अपडेट करके क्या करते हैं, इसमें हमने सोचा कि इसमें जैसे 31 है और 35 है, तो हमको 35 पॉइंट कुछ और होना चाहिए, ठीक है। 35.5 भी हो इस तरीके से। तो हम इसको क्या करते हैं, अंतर देखो, हम इनमें अंतर देखते हैं। तो 36 है और 35 है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसकी लोअर लिमिट 36, इसकी हाईएस्ट लिमिट या अपर लिमिट 35। इनका जो अंतर किया हमने 36 - 35, एक 1 kg का अंतर आया रिक्त स्थान, यानी कि ये खाली जगह है। इस 1 kg के अंदर कोई भी आएगा तो उसका मेजरमेंट ना तो पहले ग्रुप में हो पाएगा ना दूसरे में, ठीक है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि 0.5 और ले लेते हैं, यानी अंतर का आधा। जो आप एक अंतर आया उसका आधा हमने ले लिया, यानी 0.5 को क्या करते हैं हम, जो 30 था आपका 31 था, जो 31 है उसमें से हम 0.5 को घटा देते हैं, और जो तो इस प्रकार से हमको मिलेगा वो 30.5 मिलेगा। उसके बाद अगला है वो 35.5 है, यानी 35 प्लस अगले में 0.5 जोड़ देते हैं। तो यहाँ से आपका 35.5 kg, किलोग्राम में बात चल रही है ये, तो kg होगा। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। इनकी ग्रुपिंग की बात की जाए तो हमने ये ग्रुपिंग की 30.5, अगला लिखा 35.5, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट 9 हैं। उसके बाद 35.5 से 40.5। तो देखिए आप 30.5, 35.5 और 35.5, यानी कि इन दोनों के मध्य कोई भी अंतर नहीं है। तो कोई भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट इसमें इस श्रेणी में आ जाएंगे। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं बचेगा जो कि वंचित रह जाए, कि वो ना तो पहले ग्रुप में आए ना दूसरे में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारे स्टूडेंट इसमें आ जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको आगे लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 35.5 है और 35.5 यहाँ पे भी है। इसी के साथ हम देखें, यहाँ 40.5 है, यहाँ पे भी 40.5 है, यहाँ 45.5 है, यहाँ पे भी 45.5 है। तो आप कह रहे होंगे कि इसमें भी 45.5 है, इसमें भी 45.5 है। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका वेट एक्चुअल में ही 45.5 हो, तो उसको हम किस ग्रुप में लेंगे, इस वाले में या इस वाले में? तो इस चीज़ की बात मैं क्लियर कर दूं कि इस सारणी के नियम के अनुसार हम उसको अगले वाले के सीक्वेंस में लेंगे। जैसे कि किसी का 45.5 है, ठीक है, अगला भी 45.5 है, तो उसका किसी का वेट 45.5 ही हो, तो वो यहाँ न लेके हम उसको अगले वाले में लेंगे, ठीक है। अगले वाले सीरीज में लेंगे, वहाँ पे उसकी काउंटिंग की जाएगी, नंबरिंग की जाएगी। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इससे आगे हम चलते हैं थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे हमने ग्रुपिंग की थी, तो ग्रुपिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ग्रुपिंग कर दी है हमने, 70.5 से लेके 75.5, एक एक इस तरीके से जो आए थे वो, इनका जो टोटल सम किया है वो तो 38 आ रहा है आपका आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। तो देखिए ये वीडियो यहीं तक है। इसमें हमने आपको आंकड़ों को बताया, सारणी के रूप में वर्गीकृत करना बताया। इसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें आपको आंकड़ों का आलेखीय निरूपण करना सिखाया जाएगा, यानी कि आलेखों के रूप में हम उसका निरूपण कैसे करें। तो उसके बारे में अगली वीडियो आपकी आने वाली है। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे को, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी साथियों को।